हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 49। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर का घर बहुत ही खूबसूरत मोतियों और चमेली के फूलों से सजाया हुआ रहता है। शाहजैद अपने हाथों से अपने बेटे को शादी के लिए सजाते हैं। कबीले के लोग नाचने, गाने और पकवान खाने में मग्न रहते हैं। नफीसा उमेर के पीछे उसे हल्दी लगाने के लिए दौड़ती है, मगर वो नहीं मानता। उमेर भाई, इंसानी दुनिया में शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है। जब इंसान से शादी कर रहे हो तो वैसी ही रस्में करो। चलो आओ, चुपचाप आकर बैठ जाओ, हल्दी लगाना है आपको। नफीसा ने कहा, पागल, हल्दी रंग खिलने के लिए लगाया जाता है। मैं तो पहले से ही इतना गोरा हूँ, भला मुझे क्या जरूरत। जाओ ले जाओ ये सब बेकार की चीजें। उमेर कमरे में रखी मिठाई उठाकर खाते हुए कहता है, ओफो उमेर भाई, लगा लो ना थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। आप भी बेकार की जिद कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि हल्दी अच्छी दवा का काम करती है। शादी के बाद दवा ही काम आती है, लगवा लो आप, अमायरा ने समझाते हुए और हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लो तुम लगा दो, मगर सिर्फ थोड़ा सा। और हाँ सुनो, वो आईना कहाँ रखा है? दादा अब्बू ने जरा पता करो, हम भी तो जरा देखे परी को हल्दी लगते हुए। उमेर ने हल्दी के लिए बैठते हुए कहा। उमेर भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लेना, एक बार शादी हो जाने दो। वैसे भी कल तो शादी है ही आप दोनों की, नफीसा ने उमेर को हल्दी लगाते हुए कहा। और परसों तेरी भी है, तो तुम क्यों हनीफ के साथ घूमती हो? उमेर ने नफीसा के गालों पर हाथ मारते हुए कहा, जिससे उसके गाल पर भी हल्दी लग जाती है। उमेर भाई, मुझे क्यों लगा रहे हो हल्दी? और हनीफ से तो मैं 2 दिन से नहीं मिली ना, नफीसा ने अपने गाल पोंछते हुए कहा। सही तो कह रहे हैं उमेर भाई, तुम भी तो दिन भर हनीफ के साथ बागों में घूमती रहती हो। आज सुबह में ही उमेर भाई ये हनीफ को अपने हाथों से मिठाई खिला रही थी, क्यों नफीसा? अमायरा ने नफीसा को कोहनी मारते हुए कहा। अमायरा आप भी उमेर भाई की तरह होती जा रही हैं, नफीसा ने कहा। तभी हनीफ सबके कपड़े लेकर आता है और नफीसा से कहता है, लो नफीसा, तुमने जो जो जैसे जैसे कहा, मैंने सारे कपड़े वैसे ही बना दिए हैं। उम्मीद है तुम्हें खुशी होगी। लो आ गया तुम्हारा हनीफ, झूठी कहीं की, कहती है 2 दिन से नहीं मिली, मगर हनीफ की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे चलो तुम्हें भी शादी मुबारक। कहते हुए उमेर पूरी हल्दी नफीसा और हनीफ के चेहरे पर लगा देता है। उमेर भाई, मैंने क्या किया जो आप मेरे चेहरे को गंदा कर रहे हैं? हनीफ ने हल्दी पोंछते हुए कहा। अमायरा उन तीनों के चेहरे देखकर हंसती है, तो उमेर अमायरा के चेहरे पर भी हल्दी लगा देता है। फिर क्या, नफीसा, उमेर, अमायरा तीनों एक दूसरे को पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर हल्दी लगाते हैं। क्या कर रहे हो तुम तीनों? पूरा घर गंदा हो जाएगा, अभी सजाया है मैंने, न जाने कब अक्ल आएगी इन तीनों बच्चों को। अब्बा, अब आप ही समझाओ इन्हें, शाहजैद ने कहा। हंसने खेलने दो उन्हें, समझदार होकर तुम्हें क्या हासिल कर लिया जैद, शाह कौनेन ने कहा। अब्बा आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ते मेरा मजाक उड़ाने का। वैसे आप तो लड़की वालों की तरफ से हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, शाहजैद ने कहा। ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाता मैं तेरा, तो हकीकत में गधा है। मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ जा सकता हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूँ तुझे, मैं मोहब्बत की तरफ से हूँ, मतलब मुझे जितना प्यार अपने पोते से है उतना ही नूरेन की पोती से भी है। एक मेरी जान है तो दूसरी मेरी जान की पोती, इसलिए कभी इधर कभी उधर। वैसे हमें कौन सा वक्त लगता है आने जाने में, मिनटों में यहाँ से वहाँ। चलो मैं जो काम करने आया हूँ वो कर लूँ, तुम भी जरा अच्छे से काम करो, सारे इंतजाम अच्छे से रखना, शाह कौनेन कहते हुए उमेर की तरफ चल देते हैं। मेरे अब्बा और मेरे बच्चे सब एक जैसे हैं। वैसे सही कहा है, मोहब्बत में कुछ भी सही और गलत नहीं लगता। इन्हें भी यह समझ नहीं आता कि इंसान और जिन की शादी, उफ, मुझे तो सोच कर ही अजीब लगता है। खैर देखते हैं आगे क्या होगा। मैं गुलाब के फूल ले आता हूँ कमरे वगैरह सजाने के लिए। शाहजैद खुद में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। उमेर बेटा, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? अब तुम खुश हो ना?
शाह कौनेन ने शफक व मोहब्बत से उमेर के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ दादा अब्बू, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी मुझे आपकी वजह से मिली है, इसलिए आपका शुक्रिया। बस एक काम कर दो मेरा। उमेर ने कहा। हाँ बोलो, कैसा काम मेरे बच्चे? शाह कौनेन ने पूछा। वो परी का आईना उसके कमरे में जो था वो कहाँ है? उसे आप परी के कमरे में रख दो ताकि मैं उसे देख सकूं। उमेर ने मासूमियत से कहा। मेरे बच्चे, कल शादी है, कल मिल लेना। वैसे मैं बताता जाऊं कि कल कुछ भी ऐसा मत करना जिससे किसी को हमारे बारे में शक हो। मगर दादा अब्बू, उमेर कहता रह जाता है और शाह कौनेन चले जाते हैं। अगले दिन उमेर सुबह ही नहाकर टॉवेल लपेटे आईने के सामने आकर अपने बाल संवारने लगता है। तभी उसे दूसरी तरफ कुछ अक्ष दिखता है और वो जैसे ही शीशे पर हाथ मारता है, अचानक से दूसरी तरफ गिर जाता है। सामने शाह कौनेन बेड पर बैठे मरियम और परी से बात कर रहे होते हैं। उमेर को इस तरह देखकर मरियम और परी की हंसी निकल जाती है। बेटा उमेर, तुम इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? शाह कौनेन ने कहा। दादा अब्बू, कपड़े बदन पर पहने हैं मैंने, और मैं जानबूझकर नहीं आया, गलती से गिर गया था। उमेर बेख्याली से परी की तरफ देखते हुए कहता है। उमेर, मुझे लगा कि तुम सहरा बांध कर आओगे परी को लेने, पर तुम तो तौलिए में ही चले आए। शहजादी मरियम ने हंसते हुए कहा। मुझे पता था कि अगर दोनों आईनों को मैं पहले की तरह एक दूसरे से जोड़कर कमरे में रखूंगा तो ये शैतान इधर जरूर आएगा। लो वही हुआ, चले आए शहजादी तौलिए में मिलने। अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, और हाँ, आईने से नहीं, सामने दरवाजे से आना है बारात लेकर। शाह कौनेन ने उमेर को डांट लगाते हुए कहा। जा रहा हूँ। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं पूरा नंगा हूँ। तौलिया तो है ही बदन पर, और मैं वैसे भी कौन सा परी से मिलने आया हूँ। मैं तो बस गलती से इधर गिर गया था। अब जब आ ही गया हूँ तो अपने बेटे नूर और उसकी अम्मी से भी मिल लेता हूँ। बस थोड़ी देर में मिलकर चला जाऊंगा। आप गुस्सा न करें दादा अब्बू। और हाँ शहजादी, इस तरह हंसने की जरूरत नहीं है आपको। शर्म आ रही है तो आंखें बंद कर ले। उमेर कहता हुआ परी के पास बैठता है और नूर को गोद में लेकर उसे प्यार से देखते हुए परी से कहता है। अच्छा परी, सुनो, तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात है? वैसे उमेर, तुम्हें कपड़े पहन कर आना चाहिए इस तरह। परी ने कहा। हाँ ठीक है, पहले मेरी बात तो सुनो। अधूरा सा हूं मैं तुम्हारे बिना, जल्द ही आता हूँ तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। तैयार रहना। उमेर कहता है और फिर पहले नूर की पेशानी को चूमता है। एक बार सबकी तरफ देखता है। उसे शाह कौनेन जाने का इशारा करते हैं तो जल्दी से परी के गाल को चूमता है और तेज रफ्तार से आईने की दूसरी तरफ निकल जाता है। बेचारी परी शर्मा सी जाती है। ये नहीं सुधरेगा। शाह कौनेन मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। शहर धनबाद में नादिया जी बारात दरवाजे पर आ चुकी है। आप क्या कर रही हैं? जल्दी आइए, स्वागत नहीं करिएगा। रफीक भाई, आप जरा फूलों की माला ले आना समधियों के लिए। हसन जी ने कहा। आ रही हूँ। पान की थाल सजा रही थी अपने दामाद के गाल सेकने के लिए। नादिया जी पान के थाल हाथ में लिए आते हुए कहती है। उनके साथ साथ सभी रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग बारात स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। शहजादी मरियम और शाह कौनेन भी खड़े इंतजार करने लगते हैं। ढोल और बाजों के साथ दरवाजे के साथ नाचते हुए अमायरा, नफीसा, शहजादे इरफान, हनीफ, शहजादे अल्तमस और कुछ जिन और कुछ लड़के लड़कियां होते हैं। उनके पीछे सफेद घोड़े पर सवार, शाही नीले रंग की शेरवानी, गले में बड़े बड़े मोतियों से बने हार, उस पर सफेद चूड़ीदार पैजामा, सफेद और नीले रंग की मोतियों से सजी पगड़ी जिस पर मोर के पंख लगे होते हैं, बदन पर नीली सफेद बॉर्डर की शॉल, पैरों में शाही नीले रंग की मोजड़ी पहने उमेर बिल्कुल एक शहजादे की तरह लग रहा होता है। उसके पीछे काले रंग की बड़ी सी गाड़ी में शहंशाह फरहान, उनके साथ शाहजैद और कुछ लोग होते हैं। बारात इतनी शानदार होती है कि सभी लोग हैरत से देख रहे होते हैं। हर एक ने शाही लिबास पहना होता है। नफीसा शहजादी मरियम का हाथ पकड़कर उसे भी साथ नाचने का इशारा करती है।
सब खूब नाचते हैं। हनीफ और शहजादे इरफान उमेर को घोड़ी से उतारते हैं। उमेर वहां पर सभी मौजूद लोगों को सलाम करता है। हसन रफीक साहब और शाह कौनैन सबको फूलों की माला पहनाते हैं। नादिया जी पहले उमेर की नाक खींचती है, फिर दिए में पान गरम करके उसके गाल 5 बार सेकती है, फिर प्यार से उसकी बलाएं लेते हुए बेहद ही मोहब्बत व प्यार से उमेर की पेशानी को चूमती है। हॉल रूम में 2 बड़े बड़े शाही सोफे बिछे होते हैं, जिसमें एक साइड में उमेर को बिठाया जाता है, फिर बीच में फूलों का पर्दा लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ परी के लिए होती है। शाह कौनैन के कुछ जिन दोस्त बारातियों की खिदमत में लगे होते हैं और कुछ सरातियों की, ताकि किसी की तरह की शिकायत का मौका ना मिले। महफिल में अगर 100 इंसान होते हैं तो उससे ज़्यादा जिन भी शामिल होते हैं, मगर कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। नफीसा, जाओ अपनी भाभी को लेकर आओ। कब से मैं आया हुआ हूँ और वो नजर ही नहीं आ रही। बाद में खाना पीना, कितनी भूखी हो तुम। उमेर ने महफिल में इधर उधर नजर घुमाते हुए नफीसा से कहा। उमेर भाई, खाने दो ना, बड़ी लजीज मिठाई है और ठंडी भी, बस खाकर जाती हूँ। नफीसा ने कहा। ये मिठाई नहीं, आइसक्रीम है, जल्दी खा और जा, वरना तेरी खैर नहीं, समझी। उमेर ने धीमे से नफीसा को डांट लगाते हुए कहा। हाँ हाँ, जाती हूँ, बिल्कुल भी सब्र नहीं होता आपको। नफीसा कहते हुए शहजादी मरियम को अपने साथ लिए परी को लेने जाती है। चल बेटा, नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, ला नूर को मुझे दे दे। नादिया जी परी की गोद से नूर को लेते हुए कहती है। मम्मी, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, परी ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है परी बेटा, जब ये सब लोग हमारी जिंदगी में आए हैं, सब अच्छा हो रहा है, तुम परेशान ना हो, अब चलो, नादिया जी ने समझाते हुए कहा। नादिया जी आप जाएं नूर को लेकर, मैं और नफीसा परी को लेकर नीचे आते हैं, शहजादी मरियम ने कमरे में आते हुए कहा। माशाअल्लाह परी भाभी, आप तो चांद के टुकड़ा लग रही हैं। चलिए चलिए, अब देर मत कीजिए, नीचे सब निकाह का इंतजार कर रहे हैं, खासकर मेरे उमेर भाई। नफीसा ने शरारत से कहा। पायल की मदहोश कर देने वाली आवाज की सिमत उमेर की नजर उठती है। उसके चेहरे पर ना खत्म होने वाली एक मुस्कुराहट छा जाती है। मेहरून और सुनहरे रंग के लहंगे को पहने, जिस्म गहनों से लदा हुआ, सर पर घूंघट लिए, उसकी मोहब्बत चलकर उसके सामने आ रही होती है। उमेर बार बार परी के चेहरे को देखने की कोशिश करता है, मगर घूंघट की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। परी नफीसा और मरियम के साथ चलती हुई उमेर के बगल में फूलों के पर्दे से दूसरी तरफ बैठ जाती है। निकाह पढ़ने के लिए शाह कौनैन अपनी दुनिया के कारी जिन को लाते हैं, जो पहले परी और उमेर को चंद इस्लामिक आयत पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं। परी हसन खान वालिद हसन अहमद खान और शाह उमेर वालिद शाह जैद, मैं अल्लाह को जाहिर व नज़ीर जानकर आप दोनों के निकाह का 3 गवाह, जिसके नाम फरहान अब्बास, इरफान अब्बास, शाह कौनैन है, उनकी मौजूदगी में होने जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कारी साहब ने 3 बार ये अल्फाज दोहराते हैं, मगर परी खामोश रहती है, कुछ भी नहीं कहती। बेटा क्या हो गया है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब देख रहे हैं। नादिया जी ने कहा। मम्मी, निकाह से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी एक शर्त है, अगर सबको पसंद आएगी तभी मैं निकाह करूँगी। परी ने कहा। कैसी शर्त बेटा? नादिया जी ने कहा। यही कि मैं शादी के बाद यही रहूँगी आप लोगों के साथ, और उमेर भी यही रहेगा। अगर इन्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं शादी करूँगी। परी ने कहा तो सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगते हैं। पूरे महफिल में लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तभी उमेर कहता है, परी, तुम मेरी होने वाली बीवी ही नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया हो, और तुम्हारे मम्मी पापा आज के बाद से मेरे भी माँ बाप होंगे। मुझे मालूम है तुम डर रही हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद इनकी देखभाल कौन करेगा, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करनी है। वैसे दादा अब्बू मैं घर जवाई बन जाऊं तो आपको कोई हर्ष तो नहीं है ना? उमेर ने कहा। नहीं मेरे बच्चे, मुझे क्या दिक्कत होगी, बस तुम दोनों खुश रहो। शाह कौनैन ने कहा।
चलो हो गई तुम्हारी शर्त पूरी, अब कबूल है कि नहीं, बोलो। उमेर ने फूलों का पर्दा हटाते हुए कहा तो परी हाँ में सर हिला देती है। ऐसे थोड़े होता है, मुंह से बोलो कबूल है कि नहीं। उमेर ने कहा जी हाँ कबूल है। परी ने धीमे से कहा मुझे भी कबूल है। उमेर ने कहा पूरा महफिल मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठता है। निकाह मुबारक हो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, आज मेरी नूरेन की रूह को सुकून मिल गया होगा। शाह कोनेन ने परी और उमेर को दुआएं देते हुए कहा। हाँ दादा अब्बू, अब हम चले अपने घर। शहजादी मरियम और नफीसा की शादी के बाद मुझे वापस भी तो आना है। उमेर ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है बेटे, अभी कुछ देर में चलेंगे, खाना तो खा लेने दो, उसके बाद विदाई हो जाएगी। शाह कोनेन ने कहा। शहजादी मरियम एक पानी से भरे बर्तन को लाकर उमेर और परी के सामने रखती है, फिर परी के घूंघट को चेहरे से हटाकर सर पर रखती है और दोनों को उसमें देखने का इशारा करती है। दोनों एक दूसरे के अक्ष को पानी में देख रहे होते हैं। देख लो भाई, वैसे तो आपने कई बार देखा है भाभी को, मगर आज की बात ही कुछ और है। नफीसा ने उमेर के बगल में बैठते हुए कहा। माशाअल्लाह, आज तो तुम बला की खूबसूरत लग रही हो परी, बिल्कुल परियों की तरह। उमेर ने परी को आंख मारते हुए कहा तो परी शर्मा जाती है। उमेर तुम तो बड़े बेशरम हो, चलो अब मुंह दिखाई का तोहफा दो हमारी परी को। शहजादी मरियम ने कहा। परी को तोहफे की क्या जरूरत, वैसे मैं तो हूं ही एक कीमती तोहफा इसके लिए। क्यों परी, सही कहा ना। उमेर ने अपने कंधे से परी के कंधे को टक्कर मारते हुए कहा। इश्क वाली बातें अकेले में फरमाइएगा, पहले तोहफा निकालो तब विदाई होगी, वरना दुल्हन यहीं रहेगी और आप अकेले जाना बारात लेकर। शहजादी मरियम ने कहा। दे रहा हूँ, उमेर कहता हुआ अपनी शेरवानी की जेब से एक हीरे की लॉकेट निकालकर परी के गले में पहना देता है। वाह, लॉकेट तो बहुत ही खूबसूरत है, बाजी मार गए तुम उमेर। शहजादी मरियम ने कहा। अब मेरा तोहफा, आखिर मेरी भी तो मुंह दिखाई हुई है आज। उमेर ने परी के सामने हथेलियां करते हुए कहा। तो परी नफीसा के कान में कुछ कहती है। नफीसा मुस्कुराते हुए नादिया जी के पास जाती है और नूर को उनकी गोद से लेकर परी की गोद में दे देती है। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा, तुम्हें एक साथ अब कई रिश्ते निभाने पड़ेंगे। परी ने उमेर के हाथों में नूर को थमाते हुए कहा। मासूम सा नूर उमेर को देखकर मुस्कुराने लगता है। शुक्रिया, ये तो अनमोल तोहफा है और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना हर फर्ज ईमानदारी से निभाऊंगा, उमेर ने नूर को प्यार करते हुए कहा। घर भराई की रस्म के बाद परी की विदाई कर दी जाती है। अपनी गोद में अपने बेटे की नूर को लिए परी कुछ ही दिनों के लिए सही पर चली जाती है। हसन भाई, हम सब भी चलते हैं। वाकई बहुत ही शानदार शादी थी। आपकी बेटी की हमारे खानदान में पहली शादी होगी जो इतनी शानदार रही। बस हम दोनों आपसे इतना कहना चाहते हैं कि पिछली बातों को भूलकर क्यों ना हम भाई फिर से मिलकर रहें। हसन जी के भाइयों ने कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, और किसी से ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं रखनी। अब तुम सब जा सकते हो। और हाँ नादिया जी, इन्हें मिठाई के डब्बे लाकर दे दीजिए, हसन जी ने कहा। एक एक करके सारे मेहमान चले जाते हैं। पूरा घर खाली हो जाता है। वाकई किसी ने सच कहा है कि बेटी पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसे जाना ही होता है। आज हमारी परी भी चली गई और नूर भी। ये महलों सा घर उसके बिना वीरान हो गया, हसन जी ने रोते हुए कहा। हाँ, आपने सही कहा। बचपन से लेकर ये पहली बार है जब हमारी बेटी कुछ दिन हमसे दूर रहेगी, नादिया जी ने कहा। हसन भाई, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कुछ ही दिनों में आपकी बेटी वापस आ जाएगी। वैसे अपने पोते की याद तो मुझे भी आ रही है, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि परी ने इंसानी दुनिया में रहने का फैसला लिया, वरना उन जिनों का क्या भरोसा वो परी को कभी यहाँ वापस ही ना आने थे। रफ़ीक साहब ने कहा। क्यों रफ़ीक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हम तुम्हें भरोसे के लायक नहीं लग रहे? शाह कोनेन ने आते हुए कहा। जी, आप यही हैं, अभी तक वापस नहीं गए अपनी दुनिया में? मुझे लगा कि आप चले गए होंगे, रफ़ीक साहब ने कहा। इसीलिए तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। खैर, तुम ये मत सोचना कि हम तुम लोगों के साथ कभी गलत करेंगे।
साल भर पहले जो हुआ वो कभी नहीं होता अगर तुम्हारे बेटे ने अपनी हदें पार न की होती। छोड़ो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। मैं ज़रा सफाई करवा दूँ। और हाँ, कल तैयार रहना तुम सब हमारी दुनिया में जाने के लिए। उमेर के वलीमा के साथ साथ नफीसा और मरियम की शादी भी है। शाह कौनैन ने कहा, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ, थकान दूर हो जाएगी। नादिया जी कहते हुए चाय बनाने चली गई। हसन बेटा, दिल छोटा मत करो, आ जाएगी तुम्हारी बेटी। शाह कौनैन ने उदास बैठे हसन जी को देखकर कहा। तो दोस्तों, ये था शाम की परी भाग 49। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहें शाह उमेर की परी।